नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बहुत मस्त होंगे, एकदम ललन टॉप होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, ठीक है। और चला रहे होंगे इंस्टाग्राम, तो जल्दी से झटपट आ जाइए मेरे वीडियो पे और फटाफट से इस वीडियो को कर लीजिए लाइक। अपने दोस्तों, सखी सहेली, दोस्तों, अच्छे अच्छे दोस्त के पास, सारे के पास कर दीजिए फट से शेयर और खुद भी कर दीजिए लाइक, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से आ जाते हैं चैप्टर 5 नियंत्रण और समन्वय के कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग लेते हैं। चलिए बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है? यानी कि देखिए, जब कोई भी व्यक्ति टहलता है या फिर प्रतिवर्ती क्रिया होता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, वो हम लोग को अब जानना है। भैया देख लीजिए, ई है एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्या भैया? एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इस पे आप लोग करिएगा ज्यादा से ज्यादा फोकस, ठीक है। क्या लिख रहा है भैया? मिस पबजी खेलिएगा? कैसन बड़का गधावा है ये, जो खुद भी पबजी खेल रहा है और हमको भी पबजी खेलने के लिए बोल रहा है। सच में ये गधावा है, इसके पास थोड़ी भी माथा नहीं है। कहता है तो लड़की के पास माथा नहीं होता, लड़की का दिमाग घुटना में होता है, लेकिन भैया एकरे पास घुटना में दिमाग चला गया है, समझे। तो बोल रहा है देखिए पबजी खेलने के लिए, ठीक है। तो खेल रहे हो आज पबजी कि खेल रहे हो आज पबजी और आना मेरे गली में बेचने सब्जी, ठीक है। तो ये जो भैया जो खेल रहा है ना पबजी, यही आएगा मेरे गली में एक न एक दिन सब्जी बेचने। तब हम पूछ लेंगे जो खेलो और बेटा खेलो और खेलो पबजी, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे, छोड़ो ही गधावा है। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने की क्रिया में अंतर। अब देखिए भैया, ये प्रतिवर्ती क्रिया और जो टहलने की क्रिया होती है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, अंतर क्या है, वो के हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है और टहलना क्या होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। यह मेरू रज्जू द्वारा संपादित किया जाता है। यानी कि देखिए, ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है किसके द्वारा होता है भैया? मेरू रज्जू के कारण होता है। यह सोच समझ कर किया जाता है। यानी कि टहलना जो है ना, ठीक है, ये आदमी ना सोच समझ के टहलता है। थोड़ी जाके कहूँ भी जंगल वाले इलाके में आप जाकर टहल सकते हैं, नहीं। ये ये क्या है ना, जो एक तरह का काम है, क्रिया है, जो आदमी सोच समझ के करता है। 2 बजे रात में चल जाएगा टहलने? नहीं जा सकते हैं जी, ठीक है। तो सोच समझ के ही करना होता है। टहलना भी क्या होता है? सोच समझ के ही करना होता है। तो देखिए, ये टहलना जो काम है ना, ये आदमी सोच समझ के करता है, ठीक है, और ये मेरू रज्जू के द्वारा होता है। यह क्रिया अवचेतन मस्तिष्क की अवस्था में होती है। यानी कि देखिए, ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ना, वो कहाँ होती है भैया? मस्तिष्क में होती है। किधर होती है? मस्तिष्क में। और ये देखिए, ये क्रिया अपना मस्तिष्क के नियंत्रण की अवस्था में होती है। और ये देखिए, टहलना कहाँ होता है? तो अपना मस्तिष्क में होता है। ये मस्तिष्क में होता है और ये मस्तिष्क में होता है। देखिए, यह बदला नहीं जा सकता। यानी कि देखिए, ये प्रतिवर्ती की क्रिया को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, ठीक है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। ये बदला जा सकता है। यानी कि क्या है ना, देखिए टहलना जो काम है ना, इसको बदला जा सकता है। मन हुआ तो टहलने का, या नहीं मन हुआ तो नहीं जाता, ठीक है। हम लोग बिहारी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जिसको मन होगा जाएगा टहलने, नहीं मन होगा तो नहीं। हम लोग के मन के अनुसार बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो जो ये मन है ना, बहुत बड़का गधावा है। इसको मन करेगा खाना खाने का तो खाएगा, नहीं खाना खाने का तो नहीं खाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसके मन पर डिपेंड है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, जो मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर का क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है, अनुरक्षण करता रहता है, ठीक है। देखिए क्या है, पार्श्व मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क नामक शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यानी कि देखिए, पार्श्व मस्तिष्क में क्या होता है ना, जो अनुमस्तिष्क होता है, ठीक है। पार्श्व मस्तिष्क में क्या होता है ना, जो अनुमस्तिष्क नाम का एक भाग है, ठीक है, जो क्या करता है ना, जो हमारे शरीर को ना संतुलित कर रखता है, ठीक है, अनुरक्षण करने में मदद करता है। कौन करता है भैया? तो पार्श्व मस्तिष्क में एक होता है अनुमस्तिष्क नाम का एक व्यक्ति होते हैं। यानी कि पार्श्व मस्तिष्क के अंदर एक अनुमस्तिष्क नाम के व्यक्ति हैं, जो शरीर में जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी संतुलित करके रखना, बैलेंस करके जो भी रखना है, वो यही भैया जी करेंगे, ठीक है। जैसे मैं शादी ब्याह में आप
सब देखते होंगे हर एक आदमी का अलग अलग काम मिला हुआ है, जो भैया तू जा, तू मिठाई को देखना, तू जा जलेबी को देखना, तू जा फलाना को देखना, मतलब होता है ना सबका कुछ ना कुछ एक काम फिक्स बांटा हुआ है, उसी तरह इसका भी है। ठीक है, देखिए ये जो है ना अनु मस्तिष्क ये क्या करेगा ना, शरीर में जो भी संतुलित करना है, शरीर में जो भी बैलेंस बना के रखना है, जैसे पानी का बैलेंस बना के रखना है, ऑक्सीजन का रखना है, जो भी चीज का बैलेंस करके रखना है, संतुलित करके रखना है, कौन करेगा? अनु मस्तिष्क जी करेंगे। ठीक है, आगे हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, यानी कि देखिए कोई भी अगरबत्ती हम लोग के अगल बगल कहूँ बार दिया जाए, हम लोग ना सुगंध सुगंध पहुंच जाते हैं। जो अगरबत्ती बर रहा है, कुछ ना कुछ तो पूजा हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो अगरबत्ती बर रहा है बगल वाले के यहाँ। या फिर देखिए कुछ अच्छा सा खाना बनेगा, एकदम नाक में तुरंत सेंट चल जाता है, हम लोग ना करत करत क्या होता है ना, जो ऐसे सूंघे सूंघे चल जाता है किसी और के घर पे, वाह कुछ तो स्पेशल बना गया, सभी तो इतना अच्छा सुगंध आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी अगरबत्ती जब जलता है ना, तो क्या होता है ना, जो सुगंध आता है, गंध आता है, तो हम लोग पता कैसे लगाते हैं? अगरबत्ती या किसी भी गंध का पता हमें अग्र मस्तिष्क से करते हैं। इसे गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है, जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। यानी कि देखिए ये जो है ना अग्र मस्तिष्क क्या है भैया, अग्र मस्तिष्क इसके पास क्या है ना, जो कोई भी अच्छा बुरा जो भी गंध आएगा, ठीक है, अग्र मस्तिष्क के पास क्या होगा ना, कोई भी अच्छा बुरा गंध आएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा ना, ये अग्र मस्तिष्क क्या करता है, इसके पास ना पता लगाने का संवेदी केंद्र होता है। क्या होता है? कोई भी चीज का पता लगाने का, जैसे हम देखते हैं सीआईडी होता है, सीआईडी में जो भी लोग होते हैं एकदम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ। तो ये पता लगाने का काम कौन करता है भैया? अग्र मस्तिष्क। कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। उसके पास क्या होता है? एक संवेदी केंद्र होता है, जो सारे सूचनाओं को, ठीक है, जो सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? प्राप्त करके रखता है, पता लगा के रखता है, अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है, अपने पास उसको क्या करता है? इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग समझ गए? अगर समझ गए तो फटाफट से कीजिए कमेंट, और अपने सारे दोस्तों के पास जल्दी जल्दी भेज दीजिए, नहीं तो वो छूट जाएंगे। ठीक है, तो आपको फिर बाद में पूछ लेंगे, जो हमरा कला छोड़ दिया, तो अपने पढ़ लिया, हमें छोड़ दिया। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? यानी कि देखिए अब हम लोग को ये भी पढ़ना है, जो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसमें मस्तिष्क का क्या काम है, क्या करता है मस्तिष्क, वो भी हम लोग को पढ़ लेना है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यानी कि देखिए ये जो मस्तिष्क है ना, वो शरीर का क्या है? समन्वय करने वाला एकदम महत्वपूर्ण अंग है, हमारे शरीर को कंट्रोल करने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि हम लोग कोई भी काम करते हैं, सोचते हैं, हंसते बोलते, कुछ भी करते हैं, कोई सा भी काम करते हैं, तो हमारे शरीर को कंट्रोल कौन रखता है? हमारा मस्तिष्क करता है। ठीक है, देखिए यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका विश्लेषण करने का कार्य करता है। यानी कि देखिए ये जो है ना मस्तिष्क, इसमें क्या होता है ना, जो मेरुरज्जु जो भी सूचनाएं देंगी, क्या कौन देंगी? मेरुरज्जु। ये जो मेरुरज्जु जो भी सूचनाएं देंगी, जो भी इंफॉर्मेशन देगी ना, उनके बारे में एकदम गहराई से क्या करेंगे? उसको सोचेंगे। क्या करेंगे भैया? गहराई से उसको सोचेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना, जो उसके अनुसार वो काम करते हैं। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित हो जाना इसका उदाहरण है। यानी कि देखो क्या होता है ना, जो कुछ जो काम है ना, हमारे जो मस्तिष्क है, ठीक है, वो क्या करते हैं? खुद ही कर लेते हैं। ठीक है, कुछ काम क्या होता है ना, जो हम लोग पे छोड़ देते हैं, कुछ काम क्या करते हैं ना, जो ये खुद ही कर लेते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सवेरे के टाइम में देखिए जब क्या होता है ना, जब धूप निकलता है, क्या होता है? सवेरे के टाइम में जब धूप निकलता है, उस टाइम हम ना ऐसे सूरज को नहीं देख सकते हैं। अब भैया बोलेगा कैसे नहीं देख सकते? क्योंकि उसका तो लाइट होता है ना, एकदम तेज होता है, रोशनी क्या होता है? एकदम तेज होता है। हम लोग एकदम ऐसे नहीं देख सकते, रोशनी क्या होगा? आंख पे आएगा, और हम लोग का जो पुतली है ना, वो क्या हो जाएगा ना, जो सिकुड़ जाएगा, आंख अपने आप बंद हो जाएगा, लाइट के कारण आंख बंद हो जाता है अपने आप। तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, लोग समझ गए होंगे। आगे है जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? यानी कि देखिए जो भी जीव जंतु है, ठीक है, उनमें रासायनिक समन्वय कैसे होता है? ठीक है, जो भी जंतु है उसमें रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों, जिन्हें हार्मोन कहते हैं, यानी कि जो भी जीव जंतु है उसमें कोई भी काम ना हार्मोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। ये हार्मोन जो है ना, वही काम करते हैं, के द्वारा होता है।
ये अंततः स्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। स्रावित होने वाले हार्मोन के समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्भरण क्रिया विधि से किया जाता है। यानी कि देखो ये जो है ना क्या होते हैं ना, जो ग्रंथि के द्वारा हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्रावी ग्रंथियों के द्वारा बाहर आते हैं, स्रावित होते हैं, निकलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं ना, स्रावी ग्रंथियों द्वारा क्या होते हैं ना, जो निकलते हैं, स्रावित होते हैं। और क्या होता है ना, जो ये हार्मोन जो है ना समय और मात्रा का, यानी कि कितना मात्रा में निकलना है, कब कितने टाइम पे निकलना है, ठीक है, तो इस पे क्या करता है ना, नियंत्रित रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये जो हार्मोन है ना वो क्या होता है ना, जो रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन क्या है, रासायनिक पदार्थ है। कोई भी पूछेगा हार्मोन क्या है, तो रासायनिक पदार्थ है जो क्या होते हैं, अंतःस्रावित ग्रंथि से निकलते हैं और ये समय और मात्रा पर नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे तो फटाफट से कीजिए कमेंट और अपने सारे दोस्तों के पास जल्दी जल्दी भेज दीजिए। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, यानी कि हम लोग को ना एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, जो आयोडीन जिस नमक में होगा ना वही नमक खाने की सलाह देते हैं डॉक्टर। ठीक है, क्यों देते हैं, कुछ ना कुछ तो वजह होगा, कोई ना कोई कारण होगा। ठीक है, उसी के कारण बोलते हैं ना। और एक चीज और देखिए, ये ना 2021 में, 2016 में और 2012 में, ठीक है, ये पूछा गया था। तो आप लोग ना इस क्वेश्चन को एकदम VVI में लेके चलिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लेके चलिए और ध्यान से आप लोग पढ़िए। अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। यानी कि देखिए ये जो अपटू ग्रंथि जो है ना, इसको ना थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। अब आयोडीन आएगा कहाँ से, तो जब हम लोग जो भी नमक खाते हैं, ठीक है, उसमें आयोडीन की मात्रा होगी तभी तो हमारे शरीर में जाएगा ना, तभी हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। ठीक है, जब क्या ना, जो अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, हार्मोन की जरूरत होती है। थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपपाचन क्रिया को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। यानी कि देखिए ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ना हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब को ना पचाने में ना काम करता है। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने में भी काम करता है, क्रिया करता है और इसमें नियंत्रित भी रखता है, नियंत्रण भी रखता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, इसी कारण आयोडीन युक्त नमक उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी कि देखिए ये जो है ना आयोडीन युक्त नमक जो है ना, उसकी कमी से, आयोडीन की कमी से हम लोग के शरीर में क्या होता है ना, हम लोग के गर्दन में, शरीर में नहीं, गर्दन में क्या होता है, घेघा नामक रोग होते हैं, जिसमें क्या होता है ना, जो गर्दन में क्या होता है ना, जो थोड़ी सी मांसपेशी उभर जाती है और क्या होता है ना, जो फूल जाता है। ठीक है, ये इतना बड़ा गोल सा हो जाएगा और ये फूल जाएगा, उसी को कहते हैं घेघा। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन, थायरॉक्सिन से क्या होगा ना, जो आयोडीन रिलीज ही नहीं होगा, स्रावित ही नहीं होगा, निकलेगा ही नहीं, तब क्या होगा ना, जो इसके कमी से हम लोग को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य मनुष्य को भी ये घेघा नामक बीमारी हो सकता है। ये किससे होता है, तो ये आयोडीन की कमी से होता है। मधुमेह में कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है, यानी कि देखिए कोई भी व्यक्ति को जब मधुमेह होता है, यानी कि चीनी बीमारी, शुगर जिसको कहते हैं, वो हो जाता है, डायबिटीज, जब चीनी बीमारी होता है, डायबिटीज होता है, तब कोई भी डॉक्टर इंसुलिन का सुई क्यों लगाता है, और इंसुलिन का सुई लगाने के बाद वो जो बीमारी हो चुका है मधुमेह, वो कंट्रोल में कैसे आ जाता है। मधुमेह के रोगी में अग्नाशय ग्रंथि की कम सक्रियता के कारण इंसुलिन नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होती है। यानी कि जिस व्यक्ति को मधुमेह नामक बीमारी होता है, जिस भी व्यक्ति को मधुमेह नामक बीमारी होता है, उसमें क्या होता है ना, जो अग्नाशय ग्रंथि, ये क्या है भैया, अग्नाशय ग्रंथि, इसमें से क्या होता है ना, जो इंसुलिन नामक जो हार्मोन है ना, इंसुलिन नामक जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पाता, निकल नहीं पाता, उसके कारण से, उसके कमी के कारण ये मधुमेह नाम का बीमारी होता है, रोग होता है। ठीक है,
अग्नाशय से क्या होगा ना, जो इंसुलिन नामक हार्मोन नहीं निकलेगा तब क्या होगा, मधुमेह नाम का बीमारी होता है। इसीलिए रक्त में शर्करा बढ़ जाता है और इसी के कारण क्या होता है ना, जो खून में शर्करा मिस होता है ना, चीनी का मात्रा बढ़ जाता है। अतः इंसुलिन का इंजेक्शन देकर रोगी के रक्त की शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि क्या ना, जो इंसुलिन का सुई डॉक्टर देंगे और देने के बाद क्या ना, जो भी चीनी का मात्रा बढ़ गया है खून में उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करके रखते हैं। आगे है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है। यानी कि कोई भी पेड़ पौधे में प्रकाश अनुवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। पादप में प्रकाश अनुवर्तन प्रकाश के उद्दीपन के प्रभाव से प्रकाश की ओर होता है। प्रकाश अनुवर्तन में पादप प्रकाश की ओर मुड़ता है जबकि जड़ उसके विपरीत दिशा में अर्थात जमीन की ओर मुड़ता रहता है। यानी कि देखिए, प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, कल मैं आप लोग को बताए थे ना भैया, चैप्टर पढ़ाए थे जो नियंत्रण और समन्वय पढ़ाए थे, तो उसके अंदर हम लोग थे ना प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है। तो हम लोग ना फिर से जान लेते हैं प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है। तो जैसे में देखिए, जैसे में कोई भी पेड़ पौधा हो गया, कोई भी पादप हो गया, जिस तरफ से सूरज का रोशनी निकलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक पौधा है, क्या है, एक पौधा है, पादप है, जिस दिशा से मान लीजिए यहाँ पे ना एक सूरज है, एक क्या है, यहाँ पे सूरज है, जिस भी दिशा से सूरज का रोशनी निकलेगा, जिस भी दिशा से सूरज का रोशनी निकलेगा उसी दिशा में क्या होता है ना, ये मुड़ जाते हैं, उसी दिशा में ये बढ़ने लगते हैं। जैसे में सूर्यमुखी को देख लीजिएगा, इधर से आया रोशनी तो इधर ही घूम जाएगा, इधर से आएगा रोशनी तो इधर ही घूम जाएगा, यानी जिधर से भी सूरज का रोशनी पड़ गया, जिधर से भी सूर्य का रोशनी आ गया, उधर ये क्या करेंगे, अपना मुंडी को घुमा लेंगे, अपने सर को घुमा लेते हैं, ठीक है। तो उसी को यानी कि कोई भी पेड़ पौधा सूरज की रोशनी की तरफ या फिर प्रकाश की रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ अपना आगे वाला जो पार्ट होता है, आगे वाला भाग को बढ़ाते हैं, प्रकाश की तरफ मुड़ जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। यानी कि कोई भी पादप प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है, प्रकाश की ओर उसका मुड़ाव हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। लेकिन उसका जो जड़ होता है ना, वो जमीन के अंदर ही होगा, नहीं तो क्या होगा, जमीन की ओर ही होगा। जमीन यानी कि प्रकाश अनुवर्तन जिस दिशा में हो रहा है ना, उसके एकदम विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में ये होता है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है, यानी कि देखिए कोई भी पेड़ पौधा है उसमें रासायनिक समन्वय किस तरह से होता है। पादप में कोशिकाओं द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है। यानी कि देखिए, कोई भी पेड़ पौधा है, ठीक है, पादप मीन्स क्या होता है, पेड़ पौधा ही होता है ना। पेड़ पौधा में क्या होता है ना, तो कोई भी रासायनिक पदार्थ रिलीज होता है, कोई भी रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, निकलते हैं। पेड़ पौधा से क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ रिलीज होते हैं, निकलते हैं, स्रावित होते हैं, वे पादप हार्मोन कहलाते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, पादप हार्मोन बोलते हैं। यानी कि पेड़ पौधा से जो भी हार्मोन निकलेंगे उसे क्या बोलेंगे, पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन पौधों में वृद्धि और विकास के साथ उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यानी कि जो भी पेड़ पौधा है उसमें क्या ना, जब ये हार्मोन निकलेंगे, पादप हार्मोन निकलेंगे, उससे क्या होता है ना, जब वृद्धि और विकास होता है। पेड़ पौधा में क्या होता है भैया, वृद्धि और विकास होता है। ये हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधा ना बढ़ पाते हैं, विकास कर पाते हैं, ठीक है। ये पादप हार्मोन क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंच कर काम करते हैं। यानी कि देखिए, ये जो है ना पादप हार्मोन जो है ना, वो क्या होते हैं ना, जो जहां से भी ये पादप हार्मोन क्या होते हैं ना, जो ये स्रावित एकदम दूर से स्रावित होते हैं। यानी कि कोई भी जैसे में भाग है, जहाँ पे कोई काम हो रहा है, ठीक है, उससे एकदम दूर जाके निकलेगा और निकलने के बाद क्या ना, जो ये अपना काम करते हुए फिर से उसी स्थान पे आ जाता है, ठीक है। फिर से देखो क्या है ना, जो वो विचरण करते क्या होंगे ना, जो वो उसी स्थान पे पहुंच जाएंगे, लेकिन निकलते हैं दूर और वो क्या होंगे ना, विचरण के द्वारा एकदम वहां पे पहुंच जाएगा जहां पे ये काम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। अभी अभी तो हमने पढ़ा है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, तब भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
अब ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या होता है, आयोडीन की जरूरत होती है। हम लोग आपको सिंपल भाषा में हम आपको समझा दे रहे हैं। यानी कि देखिए ये जो अबटू ग्रंथि है, क्या है अबटू ग्रंथि, देखिए अबटू ग्रंथि है ना, इसको थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है ना बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन। और हम लोग जो भी नमक खाते हैं उसमें ऐसा नहीं है सारे नमक में आयोडीन होते ही है, ठीक है, सारे नमक में आयोडीन नहीं होते हैं, होते भी हैं तो कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। ये जो अबटू ग्रंथि में से क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलता है ना, तो क्या होता है ना कि इसमें निकालने के लिए इस सबसे बड़का भूमिका क्या होता है, आयोडीन का। जब तक आयोडीन रहेगा नहीं तब तक थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं। और ये क्या होता है ना, जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या होता है प्रोटीन, इस सब का क्या करेगा भैया, नियंत्रित रखता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पर क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रखे होंगे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इस सब पे क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करके रखता है, नियंत्रित करके रखता है। और क्या होता है ना, जब भी घेघा रोग होता है, ठीक है, तो आयोडीन की कमी से ही घेघा रोग हो सकता है कोई भी आदमी का। और इस बीमारी के कारण क्या होता है ना, जो गर्दन का फूल जाता है, यानी कि घेघा रोग का लक्षण क्या है, तो गर्दन फूल जाता है, बताए थे। जिसको हम लोग घेघा का दूसरा नाम क्या है, ग्वाइटर नाम है, घेघा का दूसरा नाम ग्वाइटर है, जिससे गर्दन क्या होगा, फूल जाएगा, गर्दन का जो मांस है वो फूल जाएगा, गर्दन फूल जाएगा। वही इसका लक्षण है, घेघा का वही लक्षण है। बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र लोक गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की कमी की शरीर से कमी दूर करने के लिए आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। यानी कि देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग को ना ये ग्वाइटर नाम का बीमारी होता है, घेघा नाम का बीमारी होता है, तब डॉक्टर क्या बोलते हैं ना, जो आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए। और जब ये आयोडीन नामक जो युक्त नमक होते हैं, जो भी आयोडीन होते हैं नमक में, ठीक है, जब आयोडीन वाला नमक खाइएगा तो ये बीमारी धीरे धीरे क्या होता है ना, जो कम होने लगता है। मधुमेह से आप क्या समझते हैं, यानी कि देखिए मधुमेह जो हो गया, जिसका नाम दूसरा है शुगर, ठीक है, इसको और भी आदमी बोलते हैं चीनी, और इसका एक और नाम है, बताइए फटाफट से कमेंट में इसका और क्या नाम है, ठीक है। इसका नाम क्या है, मधुमेह है, चीनी है, शुगर है, उसके बाद क्या है, फटाफट से बताइए आप लोग। अरे कुछ कहाँ है भैया, इसी को तो बोलते हैं मधुमेह, शुगर, चीनी। जब हमारे शरीर में अग्नाशय में इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यानी कि देखिए क्या होता है ना, जब हम लोग के शरीर में अग्नाशय में इंसुलिन जो है ना वो पहुंचना बंद कर जाता है, यानी कि हम लोग के शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन पहुंचना बंद हो जाता है, जब इंसुलिन नहीं पहुंचता है, क्या होता है ना, जो खून में क्या हो जाते हैं भैया, खून में किसमें में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है। इंसुलिन नहीं पहुंचेगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, और जब ये ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा ना, तभी क्या होता है ना, जो मधुमेह डायबिटीज होता है, क्या बोलते हैं भैया इसको, डायबिटीज, मधुमेह का दूसरा नाम डायबिटीज हो जाता है। और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इंसुलिन किससे बनता है, पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन को एनर्जी में बदलने का होता है। यानी कि देखिए इंसुलिन का काम क्या है, तो भोजन से हम लोग, जैसे में हम लोग भोजन किए, खाने के बाद क्या है, तुरंत हम लोग के शरीर में फुर्ती आता है, एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है। तो किसका काम है भैया, इसी का काम है। ग्लूकोज से क्या होता है ना, जो हमारे शरीर में, सॉरी, इंसुलिन से हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, तुरंत एनर्जी आता है, तुरंत क्या होते हैं ना, ऊर्जा मिलता है। यही वो हार्मोन होता है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। और देखिए ये क्या होता है ना, जो इंसुलिन नामक हार्मोन जो होता है ना, ये हमारे शरीर में, जो हम लोग के खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाता है, चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, उसको कौन करता है, तो ये इंसुलिन करता है। और क्या हो जाता है ना, जो जब शुगर हम लोग का जो रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, तब इंसुलिन ना निकलना ही बंद हो जाता है। इंसुलिन जब रिलीज होगा ही ना, निकलेगा नहीं, तब तक क्या होगा ना, तो ये बीमारी बढ़ता हुआ रहता है। तंत्रिका ऊतक कैसे क्रिया करता है, तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को संग्रह करती है। यानी कि देखिए तंत्रिका ऊतक जो है ना, जो भी हम लोग का अगल बगल का सूचना है, अगल बगल का इंफॉर्मेशन है, जैसे में हम लोग, जैसे में देखिए कोई भी बच्चे है, ठीक है, वो क्या होता है ना, जब कोई भी चीज मोबाइल में देखेंगे, ठीक है, मोबाइल में देखने के बाद क्या होता है ना, तुरंत उसको ना अपने दिमाग में, जैसे कार्बन कॉपी होता है ना, ठीक है, जैसे में क्या होता है ना, कोई भी चीज रिकॉर्ड होता है उस तरह वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, एक तरह से हम लोग सूचना समझ लेते हैं उसको।
ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे हम देखिए ई तंत्रिका ऊतक जो है ना वो क्या करता है, सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम करता है, यानी कि एक जगह पे कलेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हें पूरी शरीर में भेज देते हैं, यानी कि ये क्या करता है ना, जो तंत्रिका सूचना को लेगा पूरे शरीर में भेज देगा, सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, यानी कि देखिए ई जो है ना पहले सूचनाओं को इकट्ठा करेगा, फिर पूरे शरीर में भेजेगा, फिर से क्या करेगा ना, जो उससे क्या करेगा, कुछ सोचेगा समझेगा, फिर उस पर कार्य करेगा एवं निर्णय को मांसपेशियों तक भेजेगा ताकि क्रिया हो सके। अब देखिए पहले सोचेगा, फिर फैसला करेगा, निर्णय लेगा, उसके बाद वो जो फैसला किया है, निर्णय ले किया है, उसको मांसपेशियों के पास भेजेगा। संदेश पाने के बाद पेशियां अपना आकार बदलती, यानी कि जब संदेश मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जो भी पेशी है, ठीक है, मांसपेशी है, वो क्या करेगा, अपना आकार को तुरंत बदल देगा, ठीक है, इससे वो छोटी हो जाती है, और क्या ना, जब उसको सूचना मिल जाएगा तो पेशी जो है क्या होता है, छोटे हो जाते हैं, एकदम छोटा सा हो जाएगा, इनमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं, और पेशी में क्या होता है, विशिष्ट, यानी कि एकदम बहुत अच्छा वाला ना प्रोटीन पाया जाता है, ये प्रोटीन पेशियों के आकारों को बदल सकते हैं, और ये जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, पेशी का आकार तुरंत में बदल देते हैं। तंत्रिकाओं से प्राप्त होने वाला विद्युत तंत्र की आवेग के अनुसार उनमें अनुक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि देखिए ये जो तंत्रिकाओं है, ठीक है, तंत्रिका से जो भी प्राप्त हुए हैं विद्युत तंत्र की आवेग, यानी कि क्या होता है ना, जो हम लोग के शरीर में तुरंत, जैसे में देखिए क्या बताया आप लोग को, फॉर एन एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आप लोग सोए हुए, ठीक है, सोए हुए हैं, तो हम लोग का जो शरीर है ना, जो हम लोग का जो दिमाग है ना, वो उस टाइम ना क्रिया करना, काम करना बंद जाता है। जब कोई भी व्यक्ति गहरा नींद में सोया हुआ है, तब दिमाग क्या होता है ना, उसके अंदर सोचने का पावर खत्म होता है, वो कुछ भी सोचता नहीं है, ठीक है, वो क्या होता है, एकदम शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाएगा, वो कुछ सोच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये जो दिमाग है ना भैया, जब हम लोग गहरी नींद में सोए होते हैं ना, दिमाग को ऐसा लगता है तो ये आदमी क्या हो चुका है ना, मर चुका है, इसके अंदर से आत्मा निकल चुकी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, जो हम लोग के शरीर को तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक देगा, क्या करेगा, विद्युत आवेग देगा, और तुरंत हम लोग को झटका लगता है, तब हम लोग क्या होते हैं ना, जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, झटका लगेगा तब दिमाग को पता चलेगा, हाँ भैया ये जिंदा है, ठीक है, हम लोग उठ गए तो जिंदा है, ठीक है, नहीं उठे तो हम लोग जिंदा नहीं है। तो ये क्या करता है ना, जो हम लोग को तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, विद्युत आवेग देंगे, उससे हम लोग को फटक से पता चलेगा, हमारे दिमाग को फटक से पता चलता है जो हम लोग अभी भी जीवित हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाओं द्वारा स्रावित होते हैं और तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ले जाते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं, जैसे में एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन इत्यादि। यानी कि देखिए ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना भैया, ये क्या करता है ना, जो कोई भी रासायनिक पदार्थ हो उसको क्या करेगा ना, एक्सॉन की स्वतंत्र, यानी कि क्या होता है ना, जो एक्सॉन फ्री होता है स्वतंत्र होगा, यानी कि कोई भी रासायनिक काम होगा एक्सॉन फ्री रहेगा, इसको क्या करेगा, तुरंत ना शाखाओं द्वारा स्रावित कर देगा, शाखाओं द्वारा उसको निकाल देगा। तंत्रिका आवेग क्या करेगा, एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन क्या करेगा, डेंड्राइट्स में ले जाएगा, ले जाने का काम करता है। तंत्रिका आवेग क्या करेगा, एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में ले जाने का काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा, यानी कि इनमें से उन्हें जो ले जाने वाला काम है उसी को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे में हो गया एस्ट्रिकोलिन, उसके बाद एंड्रेलिन हो गया, ठीक है। आगे है प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर, यानी कि देखिए प्रतिवर्ती क्या होता है क्रिया और प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया जिसमें मस्तिष्क द्वारा किसी प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है ना, वो क्या करेगा, तुरंत कोई भी हम लोग को सूचना प्राप्त हुई, तुरंत उस पर हम लोग कार्य किए, ठीक है, इसमें मस्तिष्क का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए जैसे में कोई भी घटना हुआ उसके फलस्वरूप, यानी कि जब कोई घटना हुआ उसके तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं ना, जो कोई भी क्रिया कर देते हैं जिसमें दिमाग का कोई काम नहीं होता, दिमाग का कोई आवश्यकता नहीं होता, उसी को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। आगे है प्रतिवर्ती चाप।
तंत्रिका आवेग द्वारा प्रतिक्रिया हेतु लिया गया मार्ग प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। यानी कि देखिए तंत्रिका आवेग जो होगा ना वो क्या करेगा ना, प्रतिक्रिया करने के लिए, तंत्रिका आवेग प्रतिक्रिया करने के लिए क्या करेगा, जो भी मार्ग को लेगा, जो भी मार्ग को चुनेगा, जो भी रास्ता को चुनेगा उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है? अभी तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, यह क्रिया हमारी इच्छा के नियंत्रित नहीं होते हैं। यानी कि देखिए ये प्रतिवर्ती क्रिया जो होगा ना हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार नहीं होता है। प्रतिवर्ती क्रिया हम लोग के इच्छा के अनुसार नहीं होता है। यह क्रिया हमारी इच्छा के नियंत्रित होती है। यानी कि देखिए टहलना जो काम है ना ये हम लोग के इच्छा के अनुसार होता है, ठीक है, हम लोग के मर्जी के अनुसार होता है। जो हम लोग का मन हुआ तो टहलने गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए, तो ये हम लोग के मन के अनुसार होता है, ये हम लोग के इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हम इसके विषय में सोच नहीं सकते, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते, ये खुद ब खुद हो सकता है, हो जाता है। इसके विषय में सोच सकते, यानी कि हम लोग टहलने के बारे में सोच सकते हैं, हम लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं, जो कल हम लोग जाएंगे टहलने, ठीक है, हम लोग टहलेंगे, टहलने के बारे में सोच सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हम लोग नहीं सोच सकते हैं। मेरुरज्जु इसको नियंत्रित करता है, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क इसे नियंत्रित करता है। यानी कि टहलने वाला जो काम है ना वो मस्तिष्क नियंत्रित करके रखता है, जो कहाँ पे जाना है, टहलना है कि नहीं टहलना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, मेरुरज्जु क्या करेगा, कंट्रोल करके रखता है, और इसमें मस्तिष्क कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो आप लोग ना समझ गए होंगे, ठीक है, जल्दी से कीजिए फटाफट से नोट और अपने सारे दोस्तों के पास भेजिए और वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक।